तो आइए आज हम लोग बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के सेट नंबर 1 को डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विदाउट सीट डिस्कशन हम अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो आप यदि अब 72वीं बीपीएससी के सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक बार डिस्कशन सुन लेना ज़रूरी होता है। तो आइए हम चलते हैं पहले सेट की तरफ और पहला सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है बिना टाइम गंवाए। तो पहले प्रश्न क्या कह रहे हैं, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो ये आधिपत्य स्थापित करने वाला अंग्रेजी था, अंग्रेज के द्वारा ये आधिपत्य स्थापित किया गया था। अगर अंग्रेज की बात करें तो पटना में एक फैक्ट्री डेनिश लोगों ने वर्तमान में पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप थी, जिसका स्थापना 1774 में किया गया था। तो ये इस डच फैक्ट्री को कॉलेज की उत्तरी इमारत में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि 1774 में इन्होंने स्थापना किया था। अंग्रेज़ों का पटना में कारखाना अब गुलजार बाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में है, इस बात को भी ध्यान रखेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों का पटना में कारखाना जो था वो गुलजार बाग के गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने स्टार्ट की थी। तो बिहार में द्वैत शासन प्रणाली लॉर्ड क्लाइव के द्वारा शुरुआत किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत जो हुई थी वो 1765 से 1772 के बीच में हुआ था। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कि जब लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था तो यहाँ का बंगाल का, तो उस समय द्वैत शासन इन्होंने स्टार्ट करा था। और 72 में द्वैत शासन को समाप्त करने वाला यदि आपसे पूछे तो लॉर्ड जो है ना वारेन हेस्टिंग्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्य में द्वैत शासन मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के तहत लागू हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि यदि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ये सब काम आने वाला है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा थर्ड, ये आपको मैच करना है। मैच करने में यहाँ बोला काजीरंगा किससे मिलेगा। तो यहाँ पे काजीरंगा असम नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं कि ये गोलघाट नौगांव, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो ये चिकमंगलुरु हो जाएगा। और साइलेंट वैली की अगर बात करें तो केरल है, तो ये केरल तो है नहीं, तो पालघाट हो जाएगा। और इस तरह से पेंच घाटी जो है आपको नागपुर हो जाएगा, क्योंकि ये एमपी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ही देखे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका पेंच घाटी नागपुर हो जाएगा। आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि 1 का 4th एक ही में दिख रहा है, इसीलिए आप राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, राइट आंसर डी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आत्मा निवासी नेमाटोडा की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य को पहचानना है। तो इसमें कथन सत्य कौन से हैं सो देखना है। तो यहाँ पे कथन 2 ही सत्य हैं। एक सत्य है, यह क्योंझर ओडिशा में खोजी गई थी, इस बात को ध्यान रखना है। और एक सत्य है आपका कि यह जीव पोषक तत्व के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आत्मा निवासी नेमाटोडा, इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं हम कुछ अन्य फैक्ट की, तो यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया है कि इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की निदेशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जो कि ये गलत है, क्योंकि हम मालती मुखर्जी के नाम पर ये नहीं रखा गया है, ये ओडिशा मृदा वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, ओडिशा मृदा वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चाय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु
किस जिले में चाय के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये स्थापित किशनगंज में होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किशनगंज साइड में चाय की खेती अच्छी होती है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है वहाँ पे एक उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं 6 नंबर प्रश्न की, तो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत के सही परिभाषा नीचे किस कथन में आता है? तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से कथन जो है ना दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सभी सही है। यहाँ पे देश के साधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, बात सही है। और भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पाद ब्रिटेन के निर्यात करने दिया जाता था, इसके लिए भारत कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ये बात भी सही है। और ये बात जो है लिखी गई कहाँ? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखा गया था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में प्रस्तुत किया था। तो इनका एक लेख था डेप्ट टू इंडिया, उसमें ये बात उन्होंने प्रस्तुत किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है। तो आप इस बातों से कंफ्यूज नहीं करेंगे कि इस बातों से कंफ्यूज नहीं करेंगे कि उन्होंने जो है डेप्ट टू इंडिया लिखा है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। तो आप ये भी बात ध्यान रखेंगे। और 1872 में इन्होंने राष्ट्रीय पूंजी के 1/3 हिस्सा न के रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से बाहर ले जाया जाता है, ऐसा उन्होंने बताए थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में कौन सी एक अवधारणा सही है? तो सही अवधारणा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, ये राइट आंसर है। आपको अगर बात करें हम प्रथम ऑप्शन की, तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह नहीं कहा, ये तो इंग्लैंड के इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है। वही अगर हम बात कर ले बी ऑप्शन की, तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कभी नहीं कहा, ये भारतीय इतिहासकारों ने कहा है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों ध्यान रखना पड़ेगा। आइए हम 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित इसमें राइट आंसर जो है ना सन्यासी विद्रोह ही है। बाद बाकी अगर हम बात करें पावना विद्रोह, सुमेलित नहीं है, सॉरी, सुमेलित कौन नहीं है? तो ये जो है ना सन्यासी विद्रोह सुमेलित नहीं है। बाद बाकी पावना विद्रोह 1873 में हुए, 1875 में दक्कन विद्रोह हुए और कोल विद्रोह 1831 से 32 हुए। ये सारे विद्रोह इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन विद्रोहों को आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था और ईश्वर चंद्र राय के नेतृत्व में हुए थे। वही अगर हम बात कर ले दक्कन विद्रोह की, तो महाराष्ट्र में हुए थे, वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुए थे। अगर हम बात करें कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर में बुद्धो भगत और जोवा भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो ये सारी चीज़ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से महापुरुषों में से कौन सा भारतीय जागृति का जनक? तो ये तो हर कोई जान रहा है कि भाई भारतीय जागृति का जनक राजाराम मोहन राय हैं और हमारे पुनर्जागरण के पिता भी ये कहे जाते हैं। आत्मीय सभा 1815 में इन्होंने बनाया था। एकेश्वरवादी के मत के प्रचार हेतु ऐसा इन्होंने किया था। और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज हेयर
डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने बनाया था शिक्षा के प्रसार हेतु। और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज बनाया था 1825 में, जो पश्चिमी वैज्ञानिक अध्ययन हेतु किया था। और ब्रह्म समाज 1828 में इन्होंने स्थापना किया था। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। और 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू हुआ था? तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो लागू हुआ है, ये जिसको हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, तो ये लीटन के समय लागू हुआ था और रिपन के समय समाप्त हो गया था। तो ये दोनों बात ही ध्यान आप रखेंगे। 18 बेलेजली ने समाचार पत्रों पर 1799 में सेंसर लगाया था, तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे बेलेजली के लेकर के। 1823 में जॉन एडम्स के कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था 1823 में। तो 1823 को भी ध्यान रखेंगे। बेलेजली को 1799 आप ध्यान रखेंगे। और वैसे लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके प्रेस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया था, हालांकि रिपन आया था तो उसे हटा दिया था। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित नेताओं में कौन से स्वदेशी के समर्थक थे? अगर हम बात करें स्वदेशी के समर्थक के, तो इसमें अरविंदो घोष भी थे, फिरोज शाह मेहता भी थे, दादाभाई नौरोजी थे। एक से अधिक हो गए, ठीक है। एक से अधिक लोग जो है ना यहाँ पे स्वदेशी के समर्थक थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं स्वदेशी के संवर्धनकर्ता के, तो बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा, और यहाँ पे दादाभाई नौरोजी नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता है, स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता है आप, ये एक स्वदेशी के समर्थक और स्वदेशी आंदोलन करता। तो स्वदेशी आंदोलन करता में आपको बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, सैयद हैदर रजा हो जाएंगे, और आप चिंबर पिल्ले भी हैं। सभी चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। ऐसे हालांकि यहाँ पे जो है उपरोक्त में से सभी स्वदेशी के समर्थक हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये हम अगले करते हैं। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? कहाँ हुए थे? तो ये स्थापना जो हुए थे आपका महाराष्ट्र में हुए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत बनाया था। 1904 भी याद रखेंगे आप, और ये ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र में ही हुए थे। 1952 में इस संगठन को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है इट में भी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बी.डी. सावरकर को अंडमान द्वीप के सेलुलर जेल कैद किया गया था, और 1911 से 1921 तक कैद हुए थे, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे बी.डी. सावरकर। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 13 नंबर 19वीं शताब्दी में बिहार में बहावी आंदोलन के दमन के लिए चलाए गए अम्बाला अभियान के बाद पटना के किस नेता को कालापानी की अंडमान भेजा गया था? तो मैंने यहाँ पे जो है अब्दुल्ला को जो है ना कालापानी सजा के लेकर के अंडमान भेज दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए हम अब बात कर लेते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो बहावी आंदोलन हुए थे, तो यहाँ पे अम्बाला अभियान करते समय जो अब अहमदुल्ला को कालापानी की सज़ा मिली थी। 1863 में अम्बाला अभियान का प्रमुख उद्देश्य सीमांत क्षेत्र में सक्रिय बहावियों की कमर तोड़ना था, मतलब बहावी को नष्ट करने के लिए 1863 में ऐसा किया गया था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों को अपने विरोधों के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटाने वाले व्यक्ति और कोई नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो
1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में इन्होंने ऐसा किया था। अमृतसर में ये जो है अहिंसात्मक घटना 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट विरोध में एक अहिंसक विरोध चलाया जा रहा था अमृतसर में, तो वहीं पे 13 अप्रैल को गोली चलवाया दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इससे क्षुब्ध होकर के अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता करा था? तो ये बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुए थे, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट और लास्ट बार अध्यक्षता करे थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को हुए थे। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। गांधी जी के पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जिस समय 1901 था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ अध्यक्ष की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1888 में प्रथम बार कोई अंग्रेज जो है ना अध्यक्ष बना था, जो इलाहाबाद अधिवेशन हुए थे, जॉर्ज यूले नामक व्यक्ति। और दूसरी बार अगर बात कर ले तो विलियम बेडरवन 1889 में हुए थे। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने करा था? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1838 में बंगाल में ये विद्रोह हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। साइमन गो बैक के नारे निर्माण किसने किया था? तो ये साइमन गो बैक का नारे का निर्माण की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया गया था। हालांकि दिया तो गया था लाला लाजपत के राय के द्वारा, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो है ना 8 नवंबर 1927 में जिस समय साइमन आया था भारत में, तो उस समय लाला लाजपत राय के द्वारा ज़्यादातर इसको प्रचारित किया गया था, लेकिन इसको जो निर्माण किया गया था मेहर यूसुफ अली के द्वारा किया गया था। तो इस बातों से भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गफ्फार खान को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखें, इससे आप परिचित होंगे, इसमें विशेष बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं 19 में भारत की 16वीं जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 16वीं जनगणना के लिए कथन जो सत्य है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब सभी हो जाएंगे। यह भारत की अधिक महत्वपूर्ण डिजिटल जनगणना होगी, सही है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और स्वयं इसमें नागरिक जो है ना क्या कर सकते हैं, विकल्प दिया गया है स्वयं गणना करने का भी। तो इस तरह से आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि ये इसकी विशेषताएं हैं। अगर हम बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बटलर कमेटी 1927 में आया था और इनका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच को संबंध को सुधारना। ये सुधारने के लिए 1923 में जो है 1927 में बटलर कमेटी बनाए गए थे। अगर हम बात कर लेते हैं बटलर कमेटी की प्रमुख अनुशंसाएं, तो भारत सरकार राज्य के बीच संबंध सिर्फ समझौता नहीं बल्कि जीवित और वृद्धिशील संबंध होगा। भारत सरकार रियासतों की रक्षा करती है। राज्य का स्थानांतरण एवं स्वयं उनके समझौते के लिए भारतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश भारत की नई सरकार को नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि राज्य सरकार स्थानांतरण स्वयं के उनके समझौते के बिना भारतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश भारत की नई सरकार को नहीं करना चाहिए। इस समिति ने भारत के 16 राज्य का दौर व विश्लेषण किया और 1929 में यह रिपोर्ट अपना सौंपा था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि आया कब था, 27 में, और रिपोर्ट जो सौंपा था वो 1929 में सौंपे थे।
अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो भारत छोड़ो आंदोलन के छोड़ो किसके प्रतिक्रिया में आरंभ हुए थे, ये पूछा गया है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो आरंभ हुआ है, ये आरंभ हुआ है क्रिप्स प्रस्ताव फेल होने के कारण। 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था क्रिप्स, और इसका उद्देश्य था भारत शासन की स्थापना, अर्थात युद्ध के बाद भारत में डोमिनियन स्टेट्स देने की बात कही गई थी, जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा इसे अनएक्सेप्ट कर दिया गया था, जिसके कारण जो है यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव के वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब हम बात करें कि बेबेल योजना की प्रस्तुति कब हुई थी, तो बेबेल योजना की प्रस्तुति हुआ था 1945 में। बेबेल योजना या बेबेल सम्मेलन है, इसे हम शिमला सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस बात शिमला समझौता अलग है और शिमला सम्मेलन अलग है। तो बेबेल योजना 1945 में आया था। 14 जून 1945 को बेबेल योजना का प्रस्तुत की गई थी। बेबेल योजना के प्रावधान क्या थे, ये पूछे जा सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि एक नई कार्यकारी परिषद का गठन, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय होंगे, अर्थात सभी सदस्य भारतीय होंगे, सिर्फ वायसराय और कमांडर इन चीफ ब्रिटिश होंगे। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी, हिंदुओं के समान होगी, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और कार्यकारी परिषद में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी, अर्थात जो परिषद का जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान, मतलब जो परिषद जो होगी वो राष्ट्रीय सरकार के समान ही रहेंगी। और वायसराय के बिना कारण निषेधाकार का प्रयोग नहीं करेगा, यानी वायसराय जो है ना, कोई कारण होगा तभी ये निषेधाकार का प्रयोग करेंगे, ऐसे बिना कारण के निषेधाकार का प्रयोग नहीं करेंगे। और युद्ध समाप्त होने के बाद उपरांत भारतीय स्वयं की ही संविधान का निर्माण कर लेंगे, ऐसा बेबेल योजना में कहा गया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इनके प्रावधानों से पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बना के। तो ये चलिए आगे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं थे, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था, आपको ध्यान रखना है, ऐसा कहने वाला लॉर्ड एटली है, ठीक है। लॉर्ड एटली ने ही ऐसा कहा था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा क्रमशः पाकिस्तान और 1914 जो है 1947 में 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को 2 देश बने थे। तो इस विभाजन के लिए उत्तरदायी से बचने हेतु तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ऐसा कहा था कि ब्रिटिश सरकार के वजह से विभाजन नहीं हुआ है, बल्कि ये विभाजन जो है लोग अपने मतलब भारतीय लोग के मर्जी से हुई है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। उस समय क्लेमेंट एटली था प्रधानमंत्री, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं हम 24 की, तो निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन कौन चिन्हित कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ था, तो क्या ये सत्य है, तो ये असत्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सॉरी, सत्य नहीं, बल्कि 1919 में ही आया था और 1921 में ही लागू हुआ था, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य नज़र आ रही है। और यह अधिनियम मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से, तो मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से नहीं, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो ये ही गलत है और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये और सब बातें यहाँ पे लिखी सही है, तो इन सभी सही बातों को भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य बनता है। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल के टेराकोटा मिले हैं। तो हल के टेराकोटा जो है आपको बनावली से मिला है, और बनावली कहाँ पे है, तो इस बात को ध्यान रखें, हरियाणा के फैजाबाद में स्थित है। और इसका खोज जो है ना RS बिष्ट के द्वारा किया गया था 1973 में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। और 126 में 26 क्या कह रहे हैं, 26 कह रहे हैं बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के संदर्भ में द गोल्डन लीग की स्थापना किसने करा था, कहाँ हुआ था। तो गोल्डन लीग आपको ध्यान रखना है कि ये जो हुआ था देवघर में हुआ था, देवघर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। देवघर में द गोल्डन लीग की स्थापना 1904 में किए गए थे, और 1913 में पटना में सचिन सन्याल के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो 1913 भी याद रखेंगे, अनुशीलन समिति की शाखा का। अगर हम बात कर लेते हैं कि 27 की, तो 27 में पूछा बिहार बंगाल के पृथक प्रांत बनाने
कि आंदोलन के संदर्भ में सही कथन को विचार करना है। कथन जो है ना सही हो, यहाँ पे सत्य कथन लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कथन अगर ये नहीं देख पाते हैं कि सत्य है या असत्य तो वहाँ पे भी गलती होने की संभावना होती है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, सभी यहाँ पे सही दिए गए हैं कि 1894 में पृथक बिहार की मांग की प्रमुखता से बिहार टाइम्स में ही उठाया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण इस आंदोलन के रणनीतिकार भी रहे हैं। और 12 दिसंबर 1911 को उड़ीसा और बंगाल को अलग करने की घोषणा जो है दिल्ली दरबार में जो लगी थी वहाँ पे किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट्स यहाँ पे सही है, सही फैक्ट्स को याद रखना जरूरी है। यहाँ देखिए अशोक के निम्नलिखित में से अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय को उल्लेख मिलता है। तो अशोक के जो है द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारतीय का जो है उल्लेख बताया गया है। और अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में 5 पड़ोसी राज्य की वर्णन है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और अशोक के दूसरे शिलालेख चोल पांडे और सत्युपुर और केरलपुरम की भी व्याख्या है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी का भी चर्चा है, तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। और प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 9वें शिलालेख में जो है भेंट या शिष्टाचार संबंधी बातें लिखी गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ये सारे बातें आपको ध्यान रखना है एक साल। अगर ये सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछे जाए। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे कि बुद्ध के जो अंकन हैं वो कनिष्क के सिक्कों पर अंकन है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध एक महायान शाखा से संबंधित है और उन्होंने बुद्ध को मतलब देवता के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो हम रहने दे रहे हैं क्योंकि आज हम अगले दिन अब करेंगे।